अमीर घमंडी जेठानी और गरीब देवरानी की छठ पूजा। ये कहानी है संध्या नाम की एक लड़की की। संध्या एक गरीब घर की लड़की थी और उसके माता पिता भी इधर उधर मजदूरी करके अपना घर चलाया करते थे। और ऐसे ही एक दिन उनके घर पर एक पंडित जी आते हैं और उनसे कहते हैं, सुनो सुरेश, तुम्हारी लड़की उस अमीर घर में बहुत खुश रहेगी। उसे किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होगी। इसलिए मैं तो कह रहा हूँ कि तुम झट से इस रिश्ते के लिए हाँ कर दो, बाकी तुम्हारी मर्जी। ये सब तो ठीक है पंडित जी, लेकिन आपको तो पता है कि हम लोग कितने गरीब हैं, तो मैं उस बड़े घर में अपनी बेटी की शादी कैसे कर पाऊंगा। मेरे पास तो अपनी बेटी को देने के लिए कुछ भी नहीं है। अरे तुम उसकी चिंता मत करो, उन्हें तो बस तुम्हारी लड़की चाहिए और कुछ नहीं। और इस तरह कुछ ही दिनों में संध्या नकुल से शादी करके एक अमीर घर में आ जाती है। लेकिन उसके ससुराल में उसकी जेठानी पल्लवी, जो कि एक बहुत अमीर घर से थी, इसलिए उसके अंदर बहुत ज्यादा घमंड था। और उसके अमीर होने की वजह से उसकी सास सुशीला भी हमेशा उसी की बात माना करती थी और गरीब घर से आई संध्या से घर का सारा काम नौकरानियों की तरह करवाया करती थी। और संध्या भी उन सब की बात मानने पर मजबूर थी, क्योंकि संध्या का पति नकुल दूसरे शहर में नौकरी किया करता था, इसलिए उसे इस बात की जरा भी भनक नहीं थी। और वो वहाँ से संध्या के लिए जो भी सामान और पैसे भेजता था, उसे सुशीला और पल्लवी अपने पास ही रख लेती थी। और ऐसे ही समय बीतता रहा और कुछ समय बाद संध्या ने एक बेटी को जन्म दिया। वहीं पल्लवी का पहले से ही एक लड़का था। और ऐसे ही जब संध्या की बेटी अनन्या 5 साल की हो जाती है, तो सुशीला और पल्लवी मिलकर उसे भी घर के कामों में लगा देती है और उससे भी घर का सारा काम करवाने लगती है। ऐसे ही आज भी, जल्दी जल्दी हाथ चला, वरना आज तुझे खाना नहीं मिलेगा। खाने के टाइम पर तो दोनों माँ बेटी टाइम पर पहुँच जाती हैं, लेकिन काम के टाइम पर तुम लोग इतनी काम चोरी करते हो। ताई जी, आप कब से मुझसे काम करवा रही हैं? अब मुझसे और काम नहीं हो रहा है, मेरे हाथों में भी दर्द हो रहा है। अच्छा, अब तुम मुझसे जुबान लड़ाएगी? रुक जा, अभी बताती हूँ तुझे। इतना कहकर पल्लवी अनन्या को जोर से थप्पड़ मारती है। और ये सब देखकर संध्या अपनी जेठानी पल्लवी से कहती है, भाभी, अनन्या अभी बच्ची है, वो अभी इतना काम नहीं कर पाएगी। प्लीज उसे मत मारिए। आपको जो भी काम है आप मुझसे करवा लीजिए, पर मेरी बच्ची को छोड़ दीजिए। और इसी तरह अमीर जेठानी पल्लवी अपनी गरीब देवरानी संध्या और उसकी बच्ची पर इतना अत्याचार करती रहती है। ऐसे ही एक दिन संध्या पल्लवी की साड़ी प्रेस कर रही होती है, लेकिन उसे गलती से पल्लवी की साड़ी जल जाती है। और ये देखकर पल्लवी गुस्से में संध्या से कहती है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेरी इतनी महंगी साड़ी जला दी। तुम्हें पता भी है ये साड़ी मैं कितनी महंगी खरीद कर लाई थी इस बार छठ पर पहनने के लिए, लेकिन तुझ जैसी गरीब भिखारिन को क्या पता कि साड़ी की कीमत क्या होगी। मुझे माफ कर दीजिए भाभी, पर मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया, मुझसे ये गलती से हो गया। क्या गलती से? अरे तेरी इस गलती की वजह से मेरी इतनी महंगी साड़ी खराब हो गई। अब मैं तुझे इस घर में 1 सेकंड भी नहीं रखने दूंगी। निकल जा अब इस घर से, और साथ में अपनी इस मनहूस बेटी को भी ले जा और दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना तुम दोनों। इतना कहकर पल्लवी संध्या और उसकी बेटी को घर से बाहर निकाल देती है और संध्या अपनी बेटी को लेकर सड़क पर इधर उधर भटकने लगती है। और कुछ देर तक चलने के बाद उसे जंगल में एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई देती है, जिसके बगल में ढेर सारे बांस के पेड़ लगे हुए थे। और उसी के बगल में एक खाली जगह थी, जहाँ पर ढेर सारे गन्ने के पेड़ लगे हुए थे। और ये सब देखकर संध्या अपनी बेटी को लेकर उसी झोपड़ी में रहने लगती है। और उसके दिमाग में एक तरकीब आती है और वो कहती है, क्यों ना मैं इन गन्नों को ले जाकर और इन बांस का सूप बनाकर बाजार में बेचूं, क्योंकि कुछ दिनों में छठ पूजा आने वाली है और ऐसे समय पर तो इन सब की बिक्री बहुत ज्यादा होती है और यही सही मौका है कुछ पैसे कमाने का। तभी तो मैं भी छठ पूजा का व्रत कर पाऊंगी। इतना कहकर संध्या अपनी बेटी के साथ मिलकर पूरी रात बैठकर बांस के सूप तैयार करती है और अगले दिन बाजार में गन्ने और सूप ले जाकर बेचने लगती है।
अरे वाह, तुम्हारे बांस के सूप तो बहुत सुंदर दिख रहे हैं। कितने के दे रही हो? जी ये 100 रुपए का है। और ये गन्ने कितने के दिए? 50 रुपए। और इसी तरह संध्या धीरे धीरे करके सारे गन्ने और सूप बेच देती है, जिससे उसको थोड़े बहुत पैसे मिल जाते हैं और उन्हीं पैसों से वो छठ का थोड़ा बहुत सामान खरीदकर अपने घर ले जाती है। वहीं उसकी अमीर घमंडी जेठानी पल्लवी अपनी महंगी कार में बैठकर छठ पूजा की शॉपिंग करने के लिए जाती है और ढेर सारा सामान खरीदकर घर वापस आ जाती है। और ऐसे ही छठ पूजा का दिन आ जाता है और संध्या थोड़ा बहुत ठेकुआ और पूरी बनाकर छठ माता का सच्चे दिल से व्रत करती है और सुबह छठ घाट पर जाकर वो छठी मैया और सूर्य देव की पूजा करती है। और वहीं अमीर जेठानी पल्लवी अपने घर में ही बने स्विमिंग पूल में ही खड़ी होकर छठ माता की पूजा करती है। तो वहीं संध्या छठ माता से प्रार्थना करते हुए कहती है, हे छठी मैया, ये मेरा पहला छठ व्रत है और अगर मुझसे कोई भूल हो गई हो तो मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन अगर मैंने सच्चे दिल से आपका व्रत किया हो तो मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मेरे पति जल्दी से घर वापस आ जाए, क्योंकि मैं अपनी बेटी को और तकलीफ में नहीं देख सकती हूँ। और इस तरह छठी मैया संध्या की मनोकामना पूरी कर देती है, क्योंकि अगले ही दिन संध्या का पति नकुल शहर से घर वापस आ जाता है। लेकिन तभी रास्ते में उसकी नज़र अपनी बेटी और अपनी पत्नी पर जाती है, जो रोड के किनारे बैठे गन्ने बेच रही होती है। और ये देखकर नकुल गाड़ी से उतरकर उनके पास जाता है और उनसे कहता है, अरे संध्या, ये तुम क्या कर रही हो और ये तुमने कैसी हालत बना रखी है अपनी और मेरी बच्ची की? तभी संध्या नकुल को सारी बातें बता देती है और उसकी बात सुनकर नकुल को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो घर जाकर अपनी भाभी पल्लवी से कहता है, भाभी, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी और मेरी बच्ची को घर से बाहर निकालने की? अरे ऐसी कौन सी आफत आ गई थी जो आपको उन लोगों को घर से बाहर निकालना पड़ा? अरे उस 2 टकी की औरत के लिए तो मुझसे जुबान लड़ा रहे हो। अरे उस औरत की हैसियत ही क्या थी हमारे घर में? वो तो शुक्र है जो हम उस जैसी औरत को अपने घर में बहू बना कर ले आए, वरना उसके जैसे तो हम अपने घर में नौकरानी भी नहीं रखते हैं। और भूलो मत, जब तुम्हारे पिताजी इस घर को गिरवी रखवा कर चले गए थे तो मेरे पिताजी ने इस घर को छुड़वाया है। तो इस हक से इस घर की असली मालकिन मैं हूँ और ये घर मेरा है। तो यहाँ पर कौन रहेगा कौन नहीं ये मैं ही तय करूँगी। तो फिर ठीक है भाभी, आपको आपका ये घर और इस घर की प्रॉपर्टी मुबारक हो, क्योंकि जिस घर में मेरी पत्नी और मेरी बच्ची की इज्जत नहीं है उस घर में मुझे भी नहीं रहना है। इतना कहकर नकुल अपनी पत्नी और अपनी बच्ची को अपने साथ शहर ले जाता है और वहीं पर एक नया घर लेकर उनके साथ खुशी खुशी रहने लगता है। और इस तरह छठी मैया जाते जाते संध्या की जिंदगी खुशियों से भर देती है। गरीब काली लड़की की जादुई क्रीम। बहुत समय पहले की बात है, रामगढ़ गांव में नायरा नाम की एक सांवली लड़की अपनी माँ बिमला के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। नायरा गांव के ही स्कूल में छोटे बच्चों को पढ़ाया करती थी ताकि वो अपने घर का गुजारा कर सके। लेकिन समय के साथ साथ गांव के सभी बच्चे शहरों के स्कूल में जाना शुरू कर देते हैं, जिससे कुछ ही दिनों में गांव का सरकारी स्कूल बंद होने लगता है। और इस वजह से नायरा बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और एक दिन वो अपनी माँ से कहती है, माँ, अभी तो जैसे तैसे करके मैं स्कूल के सहारे अपने घर का गुजारा चला रही थी, लेकिन अब तो धीरे धीरे गांव के सभी सरकारी स्कूल बंद होते जा रहे हैं। अब भला मैं अपने घर का गुजारा कैसे चलाऊंगी? मेरे पास तो कोई दूसरा काम भी नहीं है। नायरा बेटा, मैं तेरी परेशानी समझ सकती हूँ, लेकिन तू हिम्मत मत हार। तुमने जैसे अभी तक इस घर के सभी जिम्मेदारियों को निभाया है, यहाँ तक कि अपने पिताजी के जाने के बाद तुमने ही मुझे भी संभाला है, इसलिए मुझे पूरा विश्वास है तुम आगे भी सब कुछ अच्छा ही करोगी। ये सब तो ठीक है माँ, लेकिन हमें फिलहाल अभी घर में राशन भरवाने के बारे में सोचना चाहिए, पर मेरे पास तो अभी एक भी पैसा नहीं है माँ। कोई बात नहीं बेटा, तू ऐसा कर, तू जंगल जाकर कुछ फल और सब्जियां तोड़ ला, हम उसी को खाकर जब तक अपना गुजारा कर लेंगे।
अपनी माँ की ये बात सुनकर नायरा जंगल की तरफ फल और सब्जियां लेने चली जाती है। जब नायरा जंगल से फल और सब्जियां लेकर वापस आ रही होती है, तभी उसे रास्ते में एक क्रीम पड़ी हुई दिखाई देती है, जिसे देखकर नायरा कहती है, अरे वाह, ये क्रीम तो दिखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा है और इसकी खुशबू भी कितनी अच्छी लग रही है। पर पता नहीं ये क्रीम कौन यहाँ पर छोड़कर चला गया। भला इतनी सुंदर क्रीम कोई ऐसे कैसे फेंक सकता है, और मैं तो इतनी महंगी क्रीम खरीदने के बारे में सोच भी नहीं सकती हूँ। चलो, मैं ये क्रीम ले जाकर माँ को दिखाती हूँ, माँ बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएगी। इतना कहकर नायरा वो क्रीम लेकर अपने घर वापस आ जाती है और अपनी माँ को उस क्रीम के बारे में सारी बातें बता देती है। जिसके बाद उसकी माँ कहती है, ये तो बहुत अच्छी बात है बेटी, तू ऐसा कर, तू एक बार इस क्रीम को लगा कर तो देख, शायद इस क्रीम को लगाने से तेरे इस सांवले चेहरे पर थोड़ी सी चमक आ जाए। आपने बिल्कुल सही कहा माँ, मैं अभी इस क्रीम को लगा कर देखती हूँ। इतना कहकर नायरा जैसे ही उस क्रीम को अपने चेहरे पर लगाती है, वैसे ही उसका चेहरा दूध की तरह गोरा हो जाता है और वो परियों की तरह खूबसूरत दिखने लगती है। ये देखकर नायरा और उसकी माँ बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। जिसके बाद नायरा कहती है, सच में माँ, ये क्रीम तो बिल्कुल जादुई क्रीम है। इसे लगाते ही मेरा चेहरा कितना गोरा हो गया और मैं कितनी ज्यादा खूबसूरत लग रही हूँ। मैंने तो कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था मैं कभी इतनी खूबसूरत भी दिख सकती हूँ। तूने बिल्कुल सही कहा बेटी, ये क्रीम तो सच में जादुई है। काश हमारे पास ऐसे और भी क्रीम होते तो हम इसे बेचकर और भी लोगों की मदद कर सकते थे। बिमला के इतना कहते ही वहाँ पर ढेर सारी क्रीमों की बारिश होने लगती है, जिसे देखकर दोनों माँ बेटी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है, अरे माँ, ये सब क्या हो रहा है और इतनी सारी क्रीम कहाँ से आ रही है, और भला हम इतनी सारी क्रीमों का क्या करेंगे। अरे बेटी, तू भूल गई, हम इन क्रीमों को बाजार में ले जाकर बेचेंगे और अपने घर का गुजारा चलाएंगे। आपने बिल्कुल सही कहा माँ, अब हमें काम ढूंढने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हम अपना खुद का काम शुरू करेंगे और लोगों को कम रेट पर ये जादुई क्रीम बेचकर उनकी मदद करेंगे। इतना कहकर नायरा और उसकी माँ बाजार में क्रीम बेचना शुरू कर देती है और उनके पास इतने सुंदर सुंदर क्रीम देखकर गांव की सभी औरतें उनसे क्रीम खरीदने के लिए उनके पास आने लगती है और कम रेट पर उनसे वो क्रीम खरीद कर ले जाती है। ऐसे ही कम रेट पर क्रीम बेचने की वजह से आस पड़ोस के गांव के लोग भी बिमला से ही क्रीम खरीदने के लिए आया करते थे, जिससे बिमला की धीरे धीरे अच्छी खासी कमाई होने लगती है और उसकी क्रीम की चर्चा दूर गांव तक होने लगती है। जिसके बाद कुछ ही दिनों में बिमला और नायरा मिलकर अपने लिए एक सुंदर सा घर बनवाते हैं, जिसमें उनकी जरूरत की सारी चीजें मौजूद होती है और वक्त के साथ साथ उनकी आर्थिक स्थिति भी पूरी तरीके से बदल जाती है। और आज पड़ोस के लोग ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी एक दिन बिमला की पड़ोसन मालती उनके घर आती है और उनसे कहती है, अरे क्या बात है बिमला, तेरा तो कुछ दिनों में पूरा रंग रूप ही बदल गया और गांव वाले सोच रहे हैं कि तुम दोनों माँ बेटी की कोई लॉटरी लग गई है, जिससे तुम दोनों माँ बेटी कुछ दिनों में ही इतनी ज्यादा बदल गई हो। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो बस ऊपर वाले का आशीर्वाद है और तुम देखना एक दिन हम दोनों माँ बेटी इससे भी ज्यादा कामयाबी हासिल करेंगे। अरे ये सब तो ठीक है, लेकिन एक पड़ोसन होने के नाते मुझे भी तो बता दे कि आखिर ऐसी कौन सी चीज है जिससे तुम दोनों इतनी जल्दी इतनी तरक्की कर रही हो। और इस तरह बिमला मालती की बातों में आकर उसे जादुई क्रीम के बारे में सब कुछ बता देती है, जिसके बाद मालती के मन में लालच आ जाता है और वो मन ही मन बहुत ही ज्यादा खुश होने लगती है। जिसके बाद बिमला उससे कहती है, मालती, मैंने तुझे जादुई क्रीम के बारे में बस इसलिए बताया है कि तू मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त और मेरी पड़ोसन है, लेकिन तुम इस बारे में किसी को कुछ भी मत बताना।
बिमला की ये बात सुनकर मालती उससे कहती है, अरे वाह बिमला, तेरी बेटी तो बहुत ही किस्मत वाली है जो उसे जंगल में यह जादुई क्रीम मिल गई, वरना जंगल में तो हम भी रोज ही जाते हैं, लेकिन हमें तो आज तक कोई भी ऐसी चीज नहीं मिली। लेकिन कोई बात नहीं, शायद भगवान ने तुम्हें ये जादुई क्रीम किसी खास मकसद से दी होगी। इतना कहकर मालती उस समय तो चुपचाप अपने घर चली जाती है, लेकिन रात होते ही मालती चुपके से बिमला के घर में घुसकर उसकी जादुई क्रीम चुरा लेती है और घर आकर उस क्रीम को अपने चेहरे पर लगाकर कहती है, हे जादुई क्रीम, मेरे इस पूरे घर को सोने और चांदी के घर में बदल दो ताकि पूरे गांव मेरे घर को देखता ही रह जाए। मालती की इस लालच भरी बातों को सुनकर वो जादुई क्रीम मालती के घर को सोने और चांदी के घर की जगह एक टूटी फूटी झोपड़ी में बदल देता है, जिसे देखकर मालती फूट फूट कर रोने लगती है। अरे हाय रे, ये क्या, मेरा सुंदर सा घर टूटी फूटी झोपड़ी में कैसे बदल गया? ये सभी जादुई क्रीम की वजह से हुआ। अभी ये क्रीम ले जाकर बिमला को वापस करके आती हूँ। इतना कहकर मालती वो क्रीम ले जाकर बिमला को वापस दे देती है और उसे सारी बातें बताती है, जिसके बाद बिमला कहती है, ये सब मेरी ही गलती है जो मैंने तुम पर भरोसा करके तुम्हें अपनी जादुई क्रीम के बारे में सारी सच्चाई बता दी, लेकिन मुझे नहीं पता था तुम्हारे अंदर इस क्रीम को लेकर इतना लालच आ जाएगा और तुम इसका इतना गलत इस्तेमाल करोगी। लेकिन अब तुम्हें तुम्हारे किए की सजा मिल चुकी है, इसलिए तुम यहाँ से जा सकती हो। बिमला की ये बात सुनकर मालती को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो बिमला से हाथ जोड़कर माफी मांगती है, जिसके बाद बिमला उसे माफ कर देती है और फिर वो अपनी बेटी के साथ मिलकर एक हंसी खुशी जीवन जीने लगती है। सुगंधा को खाना खाने का बहुत शौक था। वो हर वक्त कुछ न कुछ खाते रहती थी। उसे जल्दी ही एक स्कूल में सरकारी टीचर की नौकरी लगी थी। वह स्कूल में अपने खाने पीने का एक अलग से थैला लेकर जाती थी। अरे सुगंधा, इस भारी भरकम थैले में क्या भरकर ले जा रही हो स्कूल? अरे कुछ नहीं भाभी, वो तो बस मेरे नाश्ते और लंच का कुछ सामान है। जब से स्कूल की नौकरी लगी है तब से मैं ठीक से खा ही नहीं पाती। अच्छा भाभी, अब मैं निकलती हूँ, मुझे देर हो रही है। अरे सुगंधा, अपना बैग तो लेती जाओ। थैंक यू भाभी, अगर मैं ये भूल जाती फिर तो मैं भूख से पागल ही हो जाती। रोज की तरह ही सुगंधा आज अपना थैला लेकर स्कूल पहुंचती है। सुगंधा को देखते ही स्कूल के बच्चे और दूसरे टीचर में कानाफूसी होने लगी। इंग्लिश के टीचर रमा ने सोनल मैडम को अपने पास बुलाया और कहा, क्या हुआ रमा मैडम? अरे सोनल, तुमने उस मोटी सुगंधा मैडम को देखा? आज फिर से झोला भरकर खाना लेकर आई है। हाँ यार, ये तो सारा दिन क्लास और कॉमन रूम में बैठकर खाती ही रहती है। पता नहीं ये बच्चों को क्या सिखाती पढ़ाती होगी, अपनी तरह खाना खाना सिखाती होगी। इधर सुगंधा अपने बैग लिए क्लास में पहुंचती है। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग बच्चों, बैठ जाओ। सभी बच्चे अपने अपने सीट पर बैठ जाते हैं। सुगंधा भी अपनी कुर्सी पर बैठ जाती है और बैठते ही अपने बैग में से पानी की बोतल और पराठे निकालती है। जल्दी जल्दी के चक्कर में तो नाश्ता करने का भी टाइम नहीं मिला, तो क्लासरूम में ही बैठे बैठे चाय और पराठे खाने लगती है। वो क्लासरूम में ही बैठे बैठे चाय और पराठे खाने लगती है। सभी बच्चे सुगंधा मैडम की तरफ देखने लगते हैं। सभी बच्चे ऐसे क्या देख रहे हो? चलो सभी बच्चे अपना नोटबुक निकालो और गाय पर निबंध लिखो। बच्चे अपना काम करने लगते हैं। तब तक सुगंधा अपना चाय और नाश्ता खा लेती है। थोड़ी देर के बाद, बच्चों को तो निबंध लिखने में भी टाइम लगेगा, तब तक फ्रूट खा लेती हूँ। सुगंधा अपने बैग में से कुछ फ्रूट निकालती है और खाने लगती है। तब तक बच्चों ने भी निबंध लिख लिया था। एक एक करके सभी बच्चे अपना कॉपी लेकर सुगंधा को दिखाने लगते हैं। सुगंधा बच्चों का कॉपी भी चेक करती और साथ में फ्रूट्स भी खाती है। फ्रूट तो खत्म हो गया, अब कुछ चटपटा खाने का दिल कर रहा है, चिप्स खा लेती हूँ। सुगंधा अपने बैग से चिप्स निकालती है और खाने लगती है। स्कूल के बच्चे सुगंधा को खाते हुए देखकर आपस में बातें करने लगते हैं। सोनी, जरा सोच, अगर सुगंधा मैडम का किसी दिन पेट खराब हो गया
तो क्या होगा, उस दिन मैडम टॉयलेट में भी बैठकर खाना खाएंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, सुगंधा मैडम का खाना छूट नहीं सकता। दोनों बच्चों को हंसते हुए मैडम देख लेती है। रानी और सोनी, तुम दोनों क्यों हंस रही हो? चलो अब तुम दोनों अपना कॉपी चेक कराओ। अगर सही से तुमने नहीं लिखा होगा ना, फिर देखना कल तुम दोनों को ही मेरे लिए अपने घर से खाना लाना पड़ेगा। रानी, सुगंधा मैडम की सजा भी कितनी आसान है ना। मैं तो मम्मी से बोलकर एक टिफिन और खाना ले आऊंगी। सुगंधा मैडम कॉपी चेक कर रही थी, तभी लंच हो जाता है। चलो सभी बच्चे अब खाना खा लो। सुगंधा अपना बैग लेकर कॉमन रूम में चली गई। वहाँ दूसरे टीचर भी अपना लंच लेकर खाना खा रहे थे। अरे सुगंधा, आज क्या लाई हो खाने में? आज तो मैं राजमा चावल लाई हूँ। सुगंधा जल्दी से अपना बैग में से 4 डब्बे बाहर निकालती है, जिसमें 2 डब्बे चावल और 2 डब्बे राजमा होता है। अरे ये 2-2 डब्बे, आज हम सबके लिए खाना तुम ही लेकर आई हो क्या? नहीं यार, ये सब डब्बे मैं अपने लिए लेकर आई हूँ। मुझे राजमा चावल बहुत पसंद है। सभी टीचर अपना लंच खत्म करके उठ जाते हैं, लेकिन सुगंधा मैडम खाते ही रह जाती है। सारा खाना खत्म करने के बाद वो अपना एक और डब्बा निकालती है और उसमें से 2 गुलाब जामुन निकालती है और वो खाती है। सुगंधा हर रोज इतना ही खाना खाती थी। वो रोजाना 5 तरह के फल खाती, साथ में नमकीन बिस्किट भी खाती है। एक दिन वो नाश्ते में 8 आलू के पराठे लेकर आई थी और सारे पराठे वो खुद ही खाई। इतना सब खाने के बाद भी सुगंधा का पेट नहीं भरा। स्कूल के बाहर खड़े ठेले वाले से छोले भटूरे तो कभी छोले कुलचे लेकर खाती थी। एक दिन की बात है, रोज की तरह ही सुगंधा अपना खाने से भरा बैग लेकर स्कूल आती है और क्लास में आते ही, अरे आज तो मैंने सुबह से कुछ खाया ही नहीं, बहुत जोरों की भूख लगी है। उसके बाद सुगंधा मैडम जल्दी से कटोरी भरकर नमकीन निकालती है और चाय के साथ खाने लगती है। नमकीन खाने के थोड़ी देर बाद ये पेट में गुड़गुड़ कैसी हो रही है। सुगंधा मैडम के पेट से गुड़गुड़ की आवाज आने लगी और उसे खट्टी खट्टी ढकारे भी आने लगी। थोड़ी देर के बाद सुगंधा को बहुत तेज पोटी का प्रेशर आने लगा। वह दौड़ी दौड़ी टॉयलेट की तरफ जाती है। दूसरे क्लास के टीचर और मैम भी सुगंधा को दौड़ते हुए देख लेते हैं। वो टॉयलेट में पोटी करने लगती है, तभी उसके पेट से बहुत तेज तेज आवाजें आने लगती है। अरे ये क्या, मुझे तो लूज मोशन हो गया। सुगंधा की पोटी करने का आवाज बाहर तक जा रही थी और वो दूसरे क्लास के बच्चे और टीचर को भी सुनाई दे रहा होता है। पूरे क्लास में बहुत गंदी बदबू फैल जाती है। इधर सुगंधा काफी देर तक टॉयलेट में बैठे पोटी करती रहती है। कल रात मैंने ढेर सारे छोले भटूरे खाए थे, लगता है उसी से मेरा पेट खराब हो गया। हे भगवान, मेरे पेट में तो बहुत तेज दर्द भी हो रहा है। काफी देर होने के बाद भी सुगंधा बाहर नहीं आई तो सफाई करने वाली शांति काकी उससे आवाज लगाती है। सुगंधा मैडम, कितना टाइम लगाइएगा? हमको सफाई करके घर भी जाना है। हाँ शांति, अभी निकलती हूँ। उसके बाद सुगंधा टॉयलेट के बाहर आती है और हाथ मुंह धोने के बाद क्लासरूम में जाती है। तभी एक स्टूडेंट आकर कहती है, मैडम आपने जो मुझे होमवर्क दिया था उसमें से मुझे कुछ पूछना है। वो मुझे मैथ के कुछ क्वेश्चन समझ नहीं आया, आप बता दीजिए। तभी सुगंधा उसे बताने लगती है। तभी उसके पेट में फिर से तेज तेज गुड़गुड़ होने लगता है और उसे फिर से प्रेशर आ जाता है और वो दौड़ते हुए टॉयलेट की तरफ भागती है। लेकिन प्रेशर इतना तेज था कि बाहर ही उसका पोटी निकल गया। वो लूज मोशन करते हुए टॉयलेट पहुंची। उसने पूरा फ्लोर पोटी से गंदा कर दिया था। पूरा स्कूल पोटी की बदबू से परेशान हो गया। अरे छी छी, यहाँ तो किसी ने पोटी करी है। छी, जरूर ये पोटी सुगंधा मैडम ने ही की है, क्योंकि अभी अभी वही यहाँ से भागते हुए टॉयलेट में गई है। इधर सुगंधा को लूज मोशन होता है। वो जैसे ही उठकर हाथ धोने लगती, उसे फिर से पोटी आ जाती है और वो जोर जोर से आवाज कर कर के पोटी कर रही थी। बाहर सभी पोटी की बदबू से परेशान होकर क्लास छोड़कर बाहर खड़े हो जाते हैं। बात प्रिंसिपल मैडम तक पहुंच जाती है और वो अंदर जाकर देखती है तो गुस्सा होते हुए कहती है, ये किसकी करतूत है? किसने की है इतनी गंदी हरकत? और किसकी होगी? उसी भूखर मैडम की है जो पूरे दिन ठूसते रहती है।
अब इतना खाएगी तो लूज मोशन तो होगा ही। अब इनकी वजह से पूरा स्कूल परेशान है। अब तो हम लोगों को यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुका जा रहा है। प्रिंसिपल मैडम ने शांति को बुलाकर पूरे स्कूल की सफाई करवाई। सुगंधा कहाँ है? मैडम जी, वो तो जब से टॉयलेट में ही बैठी है। जाओ और उसे बुला कर लाओ। शांति काकी उसे बुलाने जाती है, लेकिन वह देखती है कि सुगंधा वहीं टॉयलेट के फर्श पर बेहोश होकर गिरी हुई है। वो प्रिंसिपल मैडम को वहां बुलाती है और प्रिंसिपल मैडम स्कूल प्रशासन की मदद से सुगंधा को हॉस्पिटल में एडमिट करवाती है। देखिए, काफी ज्यादा लूज मोशन होने की वजह से इन्हें डिहाइड्रेशन हो गया है। मुझे जल्दी ही इन्हें ग्लूकोज चढ़ाना होगा। अस्पताल में भी सुगंधा को लूज मोशन होता ही जा रहा था। हॉस्पिटल के बेड और गद्दे भी सुगंधा की वजह से खराब हो गया था। कुछ देर इलाज के बाद सुगंधा का लूज मोशन सही हो गया और उसे होश आ गया। जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसके सामने डॉक्टर, प्रिंसिपल मैडम और स्कूल के बच्चे खड़े थे। सुगंधा उन्हें देखकर बहुत शर्मिंदा हो गई। तभी डॉक्टर ने कहा, सुगंधा जी, आपको कुछ दिनों तक लिक्विड डाइट पे ही रहना होगा। उसके बाद भी अब आपको हल्का और सादा खाना ही खाना होगा, क्योंकि ओवर ईटिंग की वजह से आपके लीवर में सूजन आ गया है। डॉक्टर साहब, अब मैं बहुत ही कम खाना खाऊंगी। आज मेरी वजह से सबको बहुत परेशानी हुई है। हो सके तो आप सब मुझे माफ कर दें। ओवर ईटिंग की आदत की वजह से मैंने कभी बच्चों को सही से नहीं पढ़ाया। हमेशा सिर्फ अपने खाने पर ही ध्यान दी, जिस वजह से आज मैं यहाँ हॉस्पिटल में हूँ। मुझे आप सब माफ कर दीजिए। आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है, यही बहुत है। अब हमें उम्मीद है कि आप आगे से अपने खाने पीने का खास ध्यान रखोगी और बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान देगी, क्योंकि सेहत ज्यादा खाना खाने से नहीं बनती। इसीलिए उतना ही खाना चाहिए जितनी की जरूरत हो।